हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में मेरे साथ होंगे सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। उनको कहेंगे सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू खगर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन सर। अच्छा सुमित जी, एक तो ये है कि 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हो रही हैं। एक तो जो प्रेज़िडेंट सीसी अल फ़तह सीसी है, इजिप्शियन प्रेज़िडेंट है, उनका विज़िट है, आपके रिपब्लिक डे पे उन्होंने आना है। तो एक तो इस हवाले से बात होगी और दूसरा जो चाइना में इससे पहले भी मेरे शोज़ में और बाकी जगहों पे आपने बहुत दफ़ा कहा कि जी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती बंद किया जाता है लोगों को चाइना में। लेकिन अब ये खबरें इवन पाकिस्तानी मीडिया में भी रिपोर्ट हो रही है कि लोग एहतजाज कर रहे हैं और थोड़े लोग एहतजाज नहीं कर रहे हैं। बहुत लार्ज नंबर है अवाम का, जो जनता निकली और वो कह रहे भाई आप हमें मजीद बंद नहीं रख सकते। और ये है भी एक ह्यूमन नेचर। तो दोनों चीज़ें बड़ी अहम है। मेरे ख्याल में अगर कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि चाइना वाले इशू से स्टार्ट कर लेते हैं, इस पे बात जी करते हैं और फिर प्रेसिडेंट सीसी और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जो इंडिया के ताल्लुकात हैं, जिसमें बड़ी दिन ब दिन इज़ाफ़ा हो रहा है और नए-नए कंट्रीज़ उसमें शामिल हो रहे हैं। तो फिर इस पे बात करते हैं। लेकिन ये चाइना वाला मसला क्या है कि ये अवाम को, आप ठीक है, आपकी भी 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया की भी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है, चाइना की खुद 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है। लेकिन हाउ इट्स पॉसिबल कि आप 50 करोड़ या 60 करोड़ या 80 करोड़ लोगों को कहें कि नहीं जी आप घर से ही नहीं निकलेंगे या फैक्ट्री से नहीं निकलेंगे, और फिर वो कहते हैं नहीं भाई हम तो निकलेंगे, जो मर्जी आप कर लो, गोली मारनी है मार लो या कुछ और करना है तो कर लो। फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और ये जो आज हम जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये मैं प्रेडिक्ट कर चुका था आपके शो पे कि ये होगा और एक दिन ये ऐसा बढ़ेगा। मैंने आपको कहा था गोलियां कम पड़ जाएंगी और लोग कम नहीं बढ़ेंगे। सही कह आज रहे हैं। वही चीज हो रही है। देखिए, पहली बात हम देखें, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी की हालत खराब है, चाइना में कैश क्रंच है। 1.3 ट्रिलियन जो इनका बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, उसमें डिफॉल्ट करने की कगार पे, अभी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। इकोनॉमिक आउटलुक 2.3% आ गया, पैसा है नहीं, कैश नहीं है, कैश कहीं है नहीं। हुँ, और जितना कैश है उससे इकोनॉमी चलेगी नहीं। देखिए, हाथी के पेट में कैप्सूल से कुछ नहीं होता, तो कैप्सूल बिल्कुल। तो आदमी पे काम करेगा ना, हाथी बिल्कुल, पे काम बिल्कुल। नहीं करेगा। जी, इतना बिल्कुल। बड़ा चाइना, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसमें कुछ होगा नहीं छोटे मोटे पैसे से। और हुँ, जो इन्होंने दुनिया भर का कर्जा ले रखा है, काफी लोगों ने मुझसे ये पूछा कर्जा कहाँ से ले रखा है। देखिए, चाइना को अभी डूबने से बचा रहा है अमेरिका, भी नहीं बचा रहा, यूरोप बचा रहा है। सबसे ज्यादा कर्जा ओके। उठा रखा है यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज से, लंदन से, पेरिस स्टॉक एक्सचेंज से, यूरोप के नेशनलाइज बैंकों से, यूरोप के सॉवरेन फंड से। जिस दिन चाइना डूबा, यूरोप को लेके डूबेगा फकर भाई। ये एक बहुत खतरनाक रेवलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। यूरोप विल बी चाइना। अमेरिका को पीसीएओबी एक्ट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने काफी हद तक बचा लिया, बट यूरोप विल बी हिट। आप ये मेरी बात मान लीजिएगा। ओके। तो अब यूरोप भी कोशिश कर रहा है कि ये खड़े रहे, मतलब दिवालिया घोषित ना हो। आप देखिए, श्रीलंका को कब तक लोगों ने कोशिश की, श्रीलंका शुड नॉट डिफॉल्ट, हाँ। पर एक जी, दिन बिल्कुल। हो गया। अभी एग्री। पाकिस्तान में पूरी कोशिश कर रहे, पाकिस्तान शुड नॉट डिफॉल्ट, पर पता नहीं कब तक होगा, नहीं होगा, कब तक बिल्कुल चलेगा। सही। तो ये वाली, क्योंकि जब आप डिफॉल्ट करोगे ना, आप जब आपने डिफॉल्ट कर दिया, कहते भाई मेरे पास नहीं है, खत्म, तेरा पैसा डूब गया। डिफॉल्ट का मतलब क्या, तेरा पैसा बिल्कुल, डूब गया। बिल्कुल। तो ये इस चीज को लोग अवॉइड करते हैं। इसीलिए मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि इकोनॉमी में बेल आउट क्यों होता है। बेल आउट इसीलिए होता है टू अवॉइड डिजास्टर, कि आप छोटा छोटा पैसा देके चलाते रहो, कुछ कुछ चलता रहे, या बोलते कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं खत्म। हुँ। तो ये हाथ खड़े जो कर दो। हाथ खड़े कर दो, बिल्कुल सही कहा आपने फखर भाई। अभी इस चीज से बचने के लिए क्या हो रहा है कि चाइना में वो क्या कर रहे हैं कि सबको, लोगों 100 करोड़ लोगों ने बंद कर दिया, जीरो कोविड की पॉलिसी लगा दी, क्योंकि बाहर जाएंगे, काम नहीं है, खाना नहीं है। जो फूड रिजर्व है वो करीब 60% से 30% आ गया। आधे से ज्यादा फूड रिजर्व भी उठ गया, नया खाना आ नहीं रहा, बाढ़ है, दुनिया भर की दिक्कतें हैं। अब आप देखिए, तीन तीन मसलों पे बात करते हैं। पहली, फॉक्सकॉन की फैक्ट्री। फॉक्सकॉन में क्या हुआ, फॉक्सकॉन में पहले आपने लोगों को 2 करोड़, 2 लाख लोगों की फैक्ट्री है, सबसे बड़ा कारखाना दुनिया का। जी। सबसे बड़ा एप्पल की आधी, मतलब माली हिसाब किताब उस कारखाने से चलता था। आपने वहां लोगों को बंद किया, 30-40 लाख हजार लोग तो कूद कूद के भाग गए, बिना जूते चप्पल के भाग गए। इस ठंड के मौसम में, ठंड है अभी वहां, बिल्कुल। ठीक है। बाकी वहां कचरे के ढेर हो गए, कचरे के ढेरों के पानी नहीं मिला, बिजली कटने लग गई। पहले उन्होंने बोला तुम्हें खाना देंगे, खाना नहीं मिलने लगा। फिर बोला कि भाई तुम्हारी फिर प्रोडक्शन शुरू होगी, प्रोडक्शन नहीं हुआ। कोविड टेस्ट हो रहे हैं और अब कह रहे हो तनख्वाह भी नहीं देंगे। तो लोगों ने कहा भैया, खाना नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, कचरा नहीं उठा रहा, तनख्वाह नहीं, नौकरी नहीं, तो मेरे को यहाँ क्यों रखा? मुझे तो कोविड भी नहीं, मैं यहाँ क्यों हूँ? कहा बस रखा तुम्हें,
ये सबसे बड़े कारखाने का हाल है फखर भाई, जिसे लेकिन फ्लैगशिप सुमित जी, कहते अब हैं। तो कोविड वाली कहानी अब तो मैं कहता हूँ इतनी पुरानी हो गई है कि हमारे घिस गई है। जैसे आम ममालिक यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारे एशियन ममालिक वो भी अब कह रहे हैं यार ठीक है कोविड होता है आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 48 आवर आप नॉर्मल एक टेम्परेचर बिल्कुल जैसे होता है। अब तो इस तरह हो गया। 2 साल पहले बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बड़ा डेंजरस था, आपके यहाँ भी लॉकडाउन था, हमारे यहाँ भी लॉकडाउन था, बल्कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। उस वक्त तो बिल्कुल। सर बात समझ में आती थी, लेकिन आज की मुझे समझ में नहीं आ रही कि कोविड के बहाने के तौर पे क्यों इस्तेमाल करें? क्या मतलब वहां लोगों को नहीं पता या दुनिया को नहीं पता कि अब कोविड उस देखिए, तरह का नहीं रहा? लोगों को पता फखर भाई हुआ क्या। हम्म। अब जब यहाँ ये पॉट बॉइलिंग हो गई तो लोग आ गए, रात को 3 बजे निकल गए और पुलिस से जाके बढ़ गए। फिर आई पुलिस, कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर राइट पुलिस को बुलाया गया, फिर पीएलए को बुलाया गया। और मैंने पास कुछ वीडियो है जिसमें मेरे को ये भी पता लगा कि फायरिंग भी हुई है, टियर गैस, वाटर कैनन सब यूज किया गया। अब फायरिंग में कितने मरे कितने रहे वो तो पता लगेगा ना, आपको पता लगेगा ना मुझे पता लगेगा, पर फायरिंग भी हुई है। ये रही फॉक्सकॉन की कहानी। फॉक्सकॉन कौन है? मेरा फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, जिसको मैं दुनिया को दिखाता हूँ भाई, ये है मेरे पास, ये मेरा रॉकेट है राइट। चांद पे जाने का। रॉकेट में आग लग गई। जी जी। अब आपको लगता है एप्पल वहां कभी मैन्युफैक्चरिंग करेगा? कोई वहां मैन्युफैक्चरिंग करेगा फॉक्सकॉन के बाद? क्योंकि आदमी का जिस दिन सबर टूट जाती, कहता है यार गोली मारनी, गोली मार दे यार, ऐसे नहीं जीना। बिल्कुल बात वही हुई, बिल्कुल कह रहा गोली मारनी मार दो, बिल्कुल। देखते कितनों को मारोगे। वो फिर कहते हैं दूसरी तंगा तरफ, मत भजंगा मत ना, अगर आप इतना हाँ, तंग करेंगे तो कहेंगे यार बस इससे अच्छा मर मर जाऊं ज्यादा बेहतर है गोली कि इस मार दो तरह भाई, गोली मार दो, जिसे ठीक है। कहते हैं कि जिस तरीके से मार रहे हो आप लोग। दूसरा क्या हुआ कारखाना, देखिए ये हुआ वहां पे। फिर दूसरा, गोंगजो में प्रोटेस्ट चल ही रहे थे, गोंगजो में प्रोटेस्ट चल रहे थे, बैरिकेड टूट रहे थे गोंगजो। फिर एक क्विंगजेम बैंक, मैं चाइनीज नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, क्विंगजेम बैंक में आग लगी। अब आग लगी, अगर आप फखर भाई आपने वीडियो देखा होगा, जहां आग लगी वहां तक तो फायर ब्रिगेड का पानी ही नहीं जा रहा। कह हम्म। रहे हैं 20 से 40 लोग, ये चाइनीज मीडिया कह रहा, असल भगवान जाने, मेरे को कुछ नहीं आइडिया। 20 से 40 लोग जिंदा जल गए वहां पे, वहां फायर ब्रिगेड का पानी ही नहीं पूछा। कह रहे कोविड लॉकडाउन है। ये पता पानी क्यों नहीं पहुंचा? ऐसा नहीं पानी नहीं पहुंचा, हर हर बिल्डिंग में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है, या मुझे कोई बता रहे चाइना में नहीं होता, मुझे नहीं पता। कोशिश नहीं की गई उनको बचाने की। क्यों? 41 लोगों को जिंदा जलने दिया गया, बाकियों को मिसाल देने के लिए, क्योंकि वहां भी प्रोटेस्ट हो हम्म। चुके थे पहले। वहां प्रोटेस्ट पहले, अब 41 लोग आपने जिंदा जला दिए, ये बाकियों को मैसेज देने के लिए। वहां आपने देखा फायर ब्रिगेड का पानी तक नहीं पहुंच रहा था। अरे कैसी निकम्मी फायर ब्रिगेड है, कौन सी सुपर पावर की बात करो, तुम्हारे 10वें 12वें माले तक फायर ब्रिगेड पानी नहीं पहुंचा रहा। बहुत तुम कह रहे इंपॉर्टेंट हो चीज है। तुम कह रहे हो कि हम सुपर पावर है, हमारे पास ये और ये चीजें हमारे पास। कौन सी चीजें बाहर, मैं वीडियो में दिख रहा फखर भाई, पानी नहीं पहुंच रहा वहां पे, जिंदा लोगों को हम्म। जलाया वहां पे। अब नेक्स्ट आइए, फिर एक और प्रोविंस में मैंने प्रोटेस्ट देखे, और अब मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, एक वीडियो आया, शंघाई में प्रोटेस्ट है। शंघाई में आ रहा है जी जिनपिंग स्टेप डाउन एंड द कोविड लॉकडाउन, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। प्रोटेस्ट, ये आपको एक और चीज बताओ, अब की बार पुलिस कुछ नहीं कर रही है। क्या चाइना की पुलिस भी मिल गई है? क्या पुलिस में भी रेजनमेंट आ गया? पहली बार नारे हैं चाइनीज में, शी जिनपिंग गेट हम्म। आउट, शी जिनपिंग स्टेप आउट, ये नारे लग रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं देखूं तो जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये आग हर जगह लग रही, इसको छुपाने के लिए, इसको बचाने के लिए, इकोनॉमी को टूटने से बचाने के लिए, और करोड़ों लोग सड़कों पे ना, उसके लिए जीरो कोविड में लॉकडाउन लगा, हम लोग उसको भी तोड़ने लगे हैं। 5-6 चीजों की रिपोर्ट तो आज हमने आपके वीडियो में डिस्कस कर ली। तो ये चीजें दिन ब हाँ। दिन बढ़ रही बिल्कुल है, और फखर भाई हर बिल्कुल। नए दिन आपको चाइना के एक और डिजास्टर की खबर आ रही है, एक और डिजास्टर की खबर आ रही है, रुक नहीं रही है। चीजें खराब, बद से बदतर हो रही है, समाचार ये है। बिल्कुल सही। और मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि अभी मैं डॉन टीवी की वेबसाइट से थोड़ी देर पहले 2 घंटे या ढाई घंटे पहले की खबर है, जब मैं और आप बैठे हुए हैं वहाँ पे वो कह रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा पिक्चर्स लगाई हुई हैं कि यार ये अरुमची का उन्होंने बोला हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी बाकी कुछ और मीडिया, कुछ और जगहों के भी, जिस तरीके से सुमित जी ने बताया कि शंघाई कुछ आ और जो जाएगा सर आपके पास, ये शंघाई आ जाएगा आपके पास कुछ कुछ घंटों में। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, नो डाउट अबाउट इट कि वो भी आ जाएगा, वो आपने बता भी दिया। और वो है भी, क्योंकि कुछ और जो इंटरनेशनल मीडिया है उनकी तरफ से भी खबरें आ रही कि वो कुछ और जगहों का भी बता रहे कि यहाँ पे भी हालात अच्छे नहीं है। अच्छा सुमित जी, आते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात हैं, उसमें काफ़ी जिसे कहते हैं गर्मजोशी नज़र आ रही है। जिस तरह अभी प्रेसिडेंट सिसी ने आना है और रिपब्लिक डे के ऊपर न्यू दिल्ली में होगी, और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं कि इस डेवलपमेंट को कतर से लेके, और ये पूरा स्टेप अगर आप जाते हैं ईरान, इराक और कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इजिप्ट बहरीन। और
मतलब टर्की तक बल्कि मैं कहूंगा ये कहानी जा रही, पूरे स्टेप बहरीन वगैरह। क्या है, मतलब क्या स्ट्रेटेजी है कि इन सब के साथ एक काफी तरीके से, मैं कहूंगा स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली कहानी हमें नजर आई है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ एकदम से एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन हुआ बड़ा सॉलिड है। देखिए फखर भाई, कुछ चीजें हैं इस पे, कल हमारे नेशनल टीवी पे डिबेट भी था, प्राइम टाइम जी पे जी मैं भी डिबेट में था। जी जी। तो देखिए कुछ चीजें हैं जो हमें एक बड़े पर्सपेक्टिव से समझनी पड़ेगी सारे मसले राइट। में। पहली चीज, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी न रिलीजन बेस्ड थी, न है न होगी, ये एक टेस्टमनी है, ओके। ये फॉर्मूला बिल्कुल काम कर रहा है। राइट। दूसरी बात, इजिप्ट से रिलेशन करीब पिछले 50 साल से 1900 आई थिंक 50 या 60 से 1984 तक हम इजिप्ट के सारे फाइटर पायलटों को हम ट्रेन करते थे। ओके। तीसरी राइट। बात, इजिप्ट में अभी देखिए करीब 85% मुसलमान है, कुछ क्रिश्चियन भी है, कुछ और भी रिलीजन है छोटे बिल्कुल। मोटे, 85 से जी। 90% मुसलमान आबादी है। पॉइंट नंबर 4, हमारा जो रिपब्लिक डे है अब ये इंटरनेशनल इवेंट बन गया है। हर साल मीडिया में नहीं, इंडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी खबर होती है अब की बार कौन आ रहा है, किसको बुला रहे हैं, कौन आएगा, हेड ऑफ कौन द बनेगा स्टेट। गेस्ट ऑफ ऑनर। हाँ, तो नहीं तो देखा जाए तो हमारा इंटरनल इवेंट है, पर हमने इसको एक ऐसा जबरदस्त इंटरनेशनल इवेंट बनाया कि अब इट इज अ टॉक ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया। बीबीसी देखे, सीएनएन देखे, सब जगह ये आती है। ऋषि लोग मेरे को कह रहे थे ऋषि सुनाक को बुलाएंगे, मैंने कहा ऋषि सुनाक को नहीं बुलाएंगे। कह रहे क्यों? मैंने कहा अगर आप और हम मोदी जी का दिमाग पढ़ पाए तो फिर बात ही कह रही। मैं कहा ऋषि सुनाक नहीं होगा। क्यों? कह रहे तुम्हें कैसे पता नहीं होगा? मैंने कहा ये तुम और मैं सोच रहे ना, ये नहीं होगा। मैंने कहा ये तुम, गुड, मैं नहीं होगा। जबरदस्त, अच्छा। मैं कहा इसकी गारंटी ये नहीं होगा। सही अच्छा, सही फिर सही। पता लगा फतेह अल सीसी साहब। अब आते हैं भाई साहब इजिप्ट पे। देखिए मिडल ईस्ट में हमारे पास हमारा दोस्त अभी सऊदी अरबिया है, हमारी दोस्ती इसराइल से, हमारी दोस्ती यूएई से, बहरीन से है, बिल्कुल। ईरान से भी थोड़ा बहुत तेल वेल कुछ ले रहे हैं, कुछ लेने की कोशिश में है। अभी शुरू हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, कोशिश तो है। ये बड़े पावर है मिडल ईस्ट के, ठीक है जी। अब मिडल ईस्ट वाले क्या, वो हमारे साथ बहरीन के साथ एफटीए तो रुपए ट्रेडिंग वाली बात ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। अब जीसीसी वालों ने, जीसीसी कंट्रीज में जो 6 हाँ। कंट्रियां, उन्होंने खुद बोला जी हमें आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। हमने नहीं बोला, उन्हें बोला है। अब जहां यहाँ जीसीसी का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, यहाँ बहरीन आपके साथ है, आप यहाँ I2U2 में, तो मिडिल ईस्ट में आपकी अच्छी खासी पकड़ है। तो अब देखो, वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है नॉर्थ अफ्रीका, जिसे कहते हैं मीना। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, कोई इसको नॉर्थ अफ्रीका कोई कोई मीना देखता है, मिडिल ईस्ट एंड जी जी। नॉर्थ अफ्रीका। ऊपर 3 कंट्रियां, मोरक्को, मुर्तानी, इजिप्ट। इजिप्ट और साउथ अफ्रीका सबसे बड़ी शख्सियतें हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, राइट। यहाँ ऊपर ये अफ्रीका है, इजिप्ट है, नीचे आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमारी अच्छी दोस्ती है, ब्रिक्स में भी वो हमारे साथ है। जी। तो बजा फतेह अल सीसी साहब। अब फतेह अल सीसी साहब ही जनरल थे, आपको पता। अरब हाँ स्प्रिंग के बिल्कुल। बाद इन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को काफी खदेड़ा और सत्ता में रहे। और तब से इजिप्ट की जो इकोनॉमी है अच्छा करीब करीब $460 बिलियन अभी कर रही है, इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल में है। और इजिप्ट और साउथ अफ्रीका दो ऐसी कंट्री है जो पूरे साउथ अफ्रीका रीजन में अच्छा कर रही है, और कोई कर नहीं रहा। मोरक्को की हालत खराब है, मुर्तानिया की हालत खराब है, और इन्होंने वो इस्लामिक रेडिकल टेरर वेरर को पनपने ही नहीं दिया, पहली बात। बिल्कुल। या। दूसरी बात, अगर आपको अफ्रीका में स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए तो आपको चाहिए इजिप्ट और आपको चाहिए साउथ अफ्रीका। अगर आपको हम्म। मीना में स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए, मीना में, दैट इज मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, इसलिए आपको चाहिए, मिडिल ईस्ट में आपका अच्छा खासा होल्ड है, आपको चाहिए इजिप्ट, ठीक है। और इजिप्ट में टूरिज्म पोटेंशियल है, बिजनेस ज्यादा नहीं है फखर भाई, मैं बिजनेस की बात करूं 7.5 बिलियन का है इंडिया और इसका इजिप्ट का। इजिप्ट का। हाँ, कुछ बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है अभी, बट जीसीसी में जो वहां बिजनेस बन रहा है, तो इसको देखते हुए इजिप्ट पे भी प्रेशर पड़ रहा है कि यार ऐसा ना हो कि यही कौम खा जाए मैं भी खा लूं। अब हम इजिप्ट को लेते क्या देते क्या? इजिप्ट से हम ले रहे हैं केवल तेल और गैस मेनली, और इजिप्ट को देते क्या? मिनरल और मिनरल ऑयल्स और कुछ फूड आइटम्स कुछ जाती है। बट अब यहाँ बात क्या हो रही, देखिए आप एंगल समझना पड़ेगा। यूएई कह रहा मैं रुपये में ट्रेडिंग करूंगा, सऊदी डायरेक्ट नहीं कह रहे क्योंकि उन्हें यूएसए का डर है, वो जीसीसी वाला एंगल उन्होंने एक्टिवेट कर दिया। जीसीसी में सऊदी भी है, बहरीन भी है, और बाकी 6 कंट्रियां भी हैं, करेक्ट। वहां से वो कवर हो गए। तो अब फतेह अल सीसी को रह गया, यार मैं ही रह गया। हमें कतर से तेल, अपने नेचुरल गैस की डिपेंडेंस को कम करना है। नेचुरल गैस किसके पास है? नेचुरल गैस इजिप्ट के पास। कतर और इजिप्ट में बहुत ज्यादा दूरी है नहीं, और स्ट्रेटजिक अगर हमें वहां पोर्ट्स, आपने कुछ मिलिट्री वाइड से भी देखा, अगर हमें चाइना को काउंटर करना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वी नीड सम इजिप्शियन पोर्ट्स। तो एक इजिप्ट हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
एक और चीज आपको बताऊं, अभी यहाँ पीएफआई पे क्रैकडाउन हुआ। पीएफआई पे जो क्रैकडाउन हुआ उसमें एक बहुत, दो चीजें बहुत जबरदस्त पाई गई। एक पाया गया, तीन चीजें, एक तो आईएसआई का रोल पाया गया, दूसरा हम्म उस आईएसआई से भी बड़ा खिलाड़ी पाया गया टर्की और मुस्लिम ब्रदरहुड। आपकी बार आईएसआई का रोल कम था, टर्की और मुस्लिम हम्म ब्रदरहुड का रोल ज्यादा था। हम्म, पाकिस्तान और टर्की का एक अलायंस है, एक चल रहा है आपस बिल्कुल में। है, आज शहबाज बिल्कुल शरीफ है। वहां साहब, हाँ शरीफ साहब हाँ, वहां है। अभी हमारा जो नया वो आ रहा है कि वारशिप जो है हाँ खैबर, गालिबन हाँ उसको मेरे ख्याल हवाले कर रहे थे कल परसों। हाँ, तो वहां पे जी जी वो है। और फिर ये है कि भाई आप, ये भी कुछ खबरें हैं मेरे पास इधर उधर से कि आपने उनसे, उनका कुछ प्राइवेट आर्मी होती, सदात सदात या कुछ है, तो जी उनको बोला कि उनको पीओके में डिप्लॉय कर लो, कुछ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पीओके में डिप्लॉय कर लो, कुछ ऐसी खबर आई है। कंफर्म जी नहीं, जी, इधर उधर से आप जानते हैं खबरें आती रहती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ हाँ, तो एक ये मेरे पास खबर आई है। उसके अलावा फखर भाई, अब मुस्लिम ब्रदरहुड का इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा दुश्मन कौन? फतेह अल सीसी। हम्म, तो अगर आपको टर्की को काउंटर करना, आपको फतेह अल सीसी अपना आपका दोस्त चाहिए, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ। ठीक। तो फतेह अल सीसी आपके साथ आते हुए मुस्लिम ब्रदरहुड को भी आप काउंटर कर पाओगे, क्योंकि टर्की की पावर आती है मुस्लिम ब्रदरहुड से, राइट? हाँ, बिल्कुल तो सही। अगर आप बाकियों को अलोंग विद इसको लाते हो, तो आपके पास इसराइल आ गया, आपके पास सऊदी अरब आ गया, आपके पास बहरीन आ गया, आपके पास भाई साहब ये ओमान तो है ही खैर आपके साथ इसमें, आपके पास ये इसराइल आ गया, आपके पास यहाँ इजिप्ट आ गया। अगर ये 6-7 कंट्री आपकी मीना में, मैं मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका मीना की बात कर रहा हूँ, जी अगर जी, मीना में 6-7 कंट्री, तो आपका अच्छा खासा स्ट्रांग होल्ड है। तब टर्की आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि टर्की के इधर उधर फंडिंग करता है, जबकि मुझे खुद समझ नहीं आता तो फंडिंग कहाँ से कर रहा है। 84% इन्फ्लेशन है उसके यहाँ, हम्म, 84%। पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हालत खराब है, बिल्कुल, कहीं हाँ, ज्यादा। ज्यादा महंगा है, बिल्कुल सही कह अरे रहे हैं। भाई साहब, आप तो जन्नत में हो उसके मुकाबले। वहां हर बिल्कुल महीने चीजें डबल हो रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वहां का रिवाइवल का कोई चांस नहीं है, रिवाइवल का वहां कोई चांस नहीं। यहाँ हमने आर्मीनिया को हथियार दिए, या हम ग्रीस को हथियार दे रहे हैं, ग्रीस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर टर्की हमें तंग करने की कोशिश कर रहा, हम भी अपने जो हिसाब किताब बना रहे हैं। अच्छा, अगर मैं अब अगर मैं इन सब समझिए। चीजों को समअप करूं, तो आपको समझ आएगा कि हमें फतेह अल सीसी से अभी रिलेशन और इजिप्ट से बढ़ाने की जरूरत क्या है। और आने जी वाले जी, टाइम में मेरा मानना है ये ट्रेड जाके 50 से 100 बिलियन बन सकता है। 10-20 साल लगेंगे, 20 साल का विंडो हमारा 100 बिलियन बिल्कुल का सही है है। इसके साथ भी। लेकिन मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें यही था कि मतलब जब ये शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे और वो बात हो रही थी, इससे पहले भी जो 2 नेवल वॉरशिप है वो हवाले किए हैं उन्होंने पाकिस्तान के, ये 3rd वन है। लेकिन उस आर्टिकल में उस राइटर ने लिखा था कि जी इंडिया को कंसर्न्स हैं इस चीज के ऊपर। क्यों? हालांकि आप लोगों ने तो गालिबन $3 बिलियन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई डील आप लोगों की हो रही थी ड्रोन्स की। फिर बाद में गालिबन वो कैंसिल हुई या क्या उसका हुआ। तो ताल्लुकात तो आप लोगों के भी हैं, मतलब जो चीज उनके पास ऐसी होती है जो आपके काम की होती है तो आप लोग खरीदते हैं टर्की से। नहीं देखिए फगर भाई, हमने टर्की से केवल वो बख्तियार ड्रोन्स लिए थे, वो कम्युनिकेशन ड्रोन्स है, ओके, राइट? बख्तियार राइट, ड्रोन्स हमने लिए, वो कम्युनिकेशन ड्रोन्स है। और हमने लिए थे जब तब थोड़ा चाइना के साथ जो गलवान वलवान के बाद कुछ चीज अर्जेंटली चाहिए थी। बाकी राइट, हमने अपने सिस्टम बना लिए, इसलिए वो डील वील हुई नहीं, लेने की जरूरत है नहीं। टर्की के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो हमें वो दे सके। बट तब राइट, एक ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट चाहिए था, तो इसलिए लिया। टर्की के साथ मसले देखिए, उन्होंने कश्मीर पे 2-4 बार हमारे अगेंस्ट बोला है। जी, एक तो मसले वहां से खराब होते, चलिए वो भी नहीं राइट, होता। जब भी पीएफआई में इनका हाथ दिखता है टर्की वालों का, जी, तो जी। इसके बाद मसला थोड़ा खराब हुआ है। मैं आपको मतलब डायरेक्ट बोलता हूँ, उसके बाद मसला अच्छा, थोड़ा खराब हुआ है। सही, क्योंकि सही। पीएफआई में टर्की और मुस्लिम, अब की बार आईएसआई वाज नॉट द मेन प्लेयर। मेन ओके, प्लेयर था टर्की और मुस्लिम ब्रदरहुड। तो ओके। इसलिए तो टर्की को तो अब हम काउंटर कर ही रहे हैं, बाकी मुस्लिम ब्रदरहुड का कई जड़े हुए तो वही है ना, इजिप्ट में है। जी, जी। दुकान तो उनकी वहीं से चलती है, जितनी भी रही खाई से है। राइट, तो राइट। उसको काउंटर करने के लिए ये चीज कही जा रही है। और इसीलिए हमें बाकी पाकिस्तान क्या लेता क्या नहीं लेता, अभी तो ये आपको, मैं आपको आज एक और चीज बताऊंगा, आप शायद जी, जल्दी जी। सुनेंगे पब्लिक मीडिया में, कि पूरा चांस है, मतलब आई कैन ऑलमोस्ट से विद कन्विक्शन, ओके, कि फ्रांस जो फ्रिगेटर्स है नए, वो इंडिया से बनवाएगा अपने लिए भी। अच्छा। तो क्योंकि जिस कॉस्ट पे और जिस एफिशिएंसी और तेजी के साथ हम बना पाते हैं, फ्रांस उस कॉस्ट एफिशिएंसी और तेजी के साथ नहीं पा। सो इट इज कॉस्ट, स्पीड एंड टाइम, वी हैव एडवांटेज ऑफ ऑल द थ्री। तो संभावना है कि फ्रीगेटर्स फ्रांस के इंडिया से मिलेंगे। अभी कोई अपोन मीडिया में है नहीं, पर
हो सकता है आपको जल्दी पता लग जाए, ऐसा कुछ मेरे हाँ, सुनने में आया। मतलब इन प्रोग्रेस होगी ये चीज़ कि यार हाँ, ये हाँ, हो मतलब सकती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब समुद्री जहाज़ों की तो हमें ज़रूरत नहीं, अब तो हम समुद्री जहाज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं लिटरली, फ्रांस को दे रहे हुँ, हैं बना-बना के। तो बट राइट, मुझे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं थोड़ा डीप में जाऊँ तो ये जो जी, टर्की और पाकिस्तान का जो रिलेशन है, जी, जी, इकोनॉमी है नहीं, तो ये रिलेशन चलेगा किस पे? मतलब आप अल्टीमेटली ये सस्टेनेबल रिलेशन तो है नहीं। देखिए चाइना के पास फिर भी कुछ तो इकोनॉमी है, जी, कहीं जी। तो कुछ है। वो टर्की में 84% इन्फ्लेशन के पास अर्दोगन क्या कर रहा है? कहाँ घूम रहा है अपने लोगों को? कौन-सा लॉलीपॉप दे रहा है? कौन-सा चूरन बेच रहा है? हाँ, मुझे हाँ। समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है वो तो मुल्ला मौलाना से भी बड़ा मौलाना बन जाएगा। लेकिन लेकिन अच्छा सुमित जी मैं एक और चीज़ थोड़ी-सी समझने की कोशिश करना चाहता हूँ और वो ये है कि कतर का ज़ाकिर नाइक वाला मसला हुआ, उससे पहले नूपुर शर्मा वाला मसला हुआ, उसके ऊपर इंडिया ने कहा कि हम इसके साथ करेंगे। मलेशिया के साथ आप लोग कह रहे हैं कि जी ज़ाकिर नाइक के ऊपर हमारा क्लैश है, फिर ये पीएफआई के ऊपर आपका टर्की के साथ तो ये तो सर अगर इस तरीके से होगा कि अगर इन चीज़ों पे आप करेंगे तो फिर तो बहुत कंट्रीज़ में पाकिस्तान के साथ तो चलो नहीं है, पाकिस्तान के साथ मसला है इंडिया और पाकिस्तान का एक और जी, मसला है। जी, मैं क्योंकि वो लंबी बहस है उसमें जी। पढ़ना ही नहीं चाहता। लेकिन फिर कैसे वो करेंगे आप लोग उसको कैरी करेंगे? मैं ये नहीं कहता क्या कोई इंडिया उनके बगैर नहीं रह सकता या वो इंडिया के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन क्योंकि दुनिया ऐसी है आजकल ग्लोबल विलेज के तौर पे देखा जाता है, एक-दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी होती है, लेन-देन भी होता है, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम। देखिए, फ़खर में मैं जवाब देता हूँ। जी, अगर आप देखिए हमारी कोई रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं। नाइजीरिया से हम तेल खरीदते हैं, ईरान से तेल बिल्कुल ठीक। खरीदते हैं, इराक से बिल्कुल तेल ठीक। खरीदते हैं, सऊदी अरेबिया और से ओआईस खरीदते हैं। ओपेक से तेल खरीदते हैं, रशिया से भी बिल्कुल, खरीद रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से एग्ज़ैक्टली। भी खरीदते हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सबसे तेल खरीदते हैं। तो कोई बिल्कुल सही है, बिल्कुल रिलीजन सही है। बेस्ड फॉरेन पॉलिसी है नहीं। बट जी, जी। अगर आप जाकिर नायक को अपने कंट्री में रखते हो, उसको पासपोर्ट देते हो, राइट, तो दिक्कत तो आएगी ना उसमें, उसमें दिक्कत ओके। आएगी, उसमें दिक्कत आएगी। बाकी अगर आप टर्की हमारे खिलाफ एक पीएफआई को खड़ा कर रहे हो, उसे फंडिंग दे रहे हो, उसे मटेरियल दे रहे हो, उसका रेडिकलाइजेशन कर रहे हो, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हो, आपको आपने एक और बात पीछे सुनी होगी, 2 चीज़ें हुई थी, शायद आपकी नज़र से निकल गई होगी। जी, जी। 5-6 महीने पहले की बात है, 2 बॉम्बर, एक उज़्बेक और एक शायद कज़ाक था, ये पकड़े गए रशियन इंटेलिजेंस द्वारा रशिया में। ये जी। वाया टर्की से के साथ ट्रेनिंग करके आए और इनके निशाने पे था इंडिया में भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लीडर, सुसाइड अटैक। इनको ओके। रशियन इंटेलिजेंस ने मॉस्को में पकड़ा। शायद हमने बात की थी, आपसे की थी, अब मुझे याद नहीं, पर किससे मैंने की थी इस पे बात, या अच्छा, नेशनल टीवी पे भी डिबेट था। राइट। तो वहां भी टर्की के हाथ। देखिए, जब आप पीएफआई को खड़ा करोगे, नेशनल लीडर्स को मारने की साजिश करोगे, उन लोगों के साथ रहोगे जो एंटी इंडिया है, ओके, तो वहां तो फिर तो इख्तलाफ होगा ही होगा। ओके। अगर आपकी आइडियोलॉजी अपनी, मेरी आइडियोलॉजी अपनी, कोई नहीं, ऐसे नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ कोई आइडियोलॉजी, फिर तो हमारे ये, आप मान लीजिए मलेशिया को निकाल दीजिए, पाकिस्तान के साथ क्या पुरानी अदावत है। हाँ, वो मलेशिया अलग पाक मसला है, वो हाँ, अलग वो उसका निकाल इस दीजिए चीज़ से उसको। ताल्लुक नहीं है, वो एक हाँ, अलग मलेशिया को निकाल दीजिए, डिस्प्यूट है जो चल रहा है। टर्की बिल्कुल को ठीक। निकाल दीजिए। तो बाकी तो सबके साथ अच्छी खासी दोस्ती, अगर ये मलेशिया और टर्की भी हरकतें बंद कर दे, इनके साथ भी दोस्ती हो जाए। ये तो इन्होंने खुद की है ना फखर भाई, जाकिर नायक को हुँ, पासपोर्ट देने की जरूरत क्या थी? अब मेरे को ये भी सुनने में आया, कंफर्म नहीं है, जी, जी। कि जब से अमीन आए और महातिर मोहम्मद गए हैं, तो वहां पे इसीलिए जाकिर नायक उठा के कतर भाग गया। शायद अमीन ने बोल दिया, भैया मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, क्योंकि तेरा कॉस्ट मेरे को $10 बिलियन का ट्रेड पड़ा है। महातिर ओके। मोहम्मद ने $10 बिलियन का बिजनेस इंडिया के साथ सेक्रीफाइस किया और जाकिर नायक को रखा। जाकिर नायक की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, वो तो उसकी न्यूसेंस वैल्यू थोड़ी बहुत है मीडिया पे, माइनस दैट वैल्यू नहीं है। बट जी, तब जी। भी जाकिर नायक को उसने रखा और 10 बिलियन का ट्रेड अपना वो गवा दिया। यानी 10 अमीन का बिलियन मुझे डॉलर लग का पड़ गया दस उनको। बिलियन डॉलर मलेशिया जैसी इकोनॉमी को बहुत बड़ा होता है। मुझे नहीं क्या है, लगता है बहुत बड़े पैसे हैं, बहुत बड़ी अमाउंट है। 10 बिलियन और डॉलर्स अ ह्यूज जाकिर नायक अमाउंट। को रख के फखर में आपको मिलेगा कुछ नहीं। अमीन का शायद, मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, अभी कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे अब ये देखना कि जाकिर नायक की कतार में कब तक है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, वहां से कोई और भागेगा। क्योंकि यहां से तो ओके। मुझे लगता है इसका शायद हिसाब किताब गोल हो गया। हुँ, 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 अमीन हुँ, शायद कह रहा, भैया यहाँ से निकलो, मुझे रिलेशन अच्छे चाहिए। अगर कल को टर्की में, देखिए हमारे टर्की और टर्की के लोगों से कोई संबंध, दिक्कत नहीं है, कल को अर्दोगन की जगह कोई और आ जाता है। हुँ। अब देखिए, मुस्तफा कमाल अतातुर्क की टर्की और अर्दोगन की तुर्की में रात और दिन का फर्क है। हाँ, हमारी दिल्ली में मुस्तफा कमाल अतातुर्क मार्ग है, सड़क है मुस्तफा कमाल के नाम पे, दिल्ली बिल्कुल में, सही, सही। बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में। तो ऐसी टर्की से दुश्मनी नहीं है। ये है लीडर कौन है, अभी लीडर बदलेगा, पॉलिसी बदलेगी, कोई दिक्कत नहीं। मलेशिया में अगर अमीन साहब कहेंगे नहीं जी हमें बात करना है, जाकिर नायक वाकिर नायक को छड्डो यार, आप परे करो, मलेशिया से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ओके। वही है, अगर आप एंटी इंडिया पावर्स को अपने यहाँ शेल्टर देते हो, उनको प्रोत्साहन देते हो, उनको फंडिंग देते हो, तब तो दिक्कत होगी ना फखर भाई। डेमोक्रेसी हुँ। क्या करे।
देश पहले है। ओके, ओके, ओके। खैर आप लोगों की अपनी एक पॉलिसी है, टर्की और मलेशिया की अपनी एक पॉलिसी है क्योंकि वो सॉवरेन कंट्रीज़ है, इंडिया जिस तरीके से सॉवरेन मुल्क है, तो इस तरीके से वो भी है। गालिबन उन्होंने अपने हिसाब से उसको देखा होगा अगर कोई एक बंदा उनको $10 अरब का पड़ रहा है और फिर उन्होंने लिखा है तो मुझे नहीं पता कि मैं यार मैं मैं खैर एनीवे मैं मतलब आपको बहुत बताऊं बहुत महँगा पड़ा। मैं शायद सबसे महँगा तरीन आदमी हो गया इस वक़्त ये दुनिया का। फखर भाई, एक ला जी, जी। आपसे भी रईस लोग हैं, वो $10 बिलियन का एक आदमी पाल सर हम तो बड़े गरीब लोग हैं। हम तो बड़े हम तो बड़े गरीब लोग हैं। कल परसों में वो इकोनॉमिक जो कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 150 मिलियन यूरो का अनाउंस किया है। उनके वो प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब के बाद साथ मीटिंग हुई है इस्तांबुल में। तो हम खुश हैं कि चलो यार एक और जगह से भी अमाउंट आ रही है तो हालात अच्छे हो जाएंगे। खैर एनीवे एक लास्ट क्वेश्चन जीसीसी के हवाले से क्या हो सकता है कि अभी इन नियर फ्यूचर या थोड़ा-सा अगर हम आगे 1-2 साल में सोचें, तो आपस में जो बिज़नेस है, वो रुपए में वो सऊदी अरेबिया या जो भी जीसीसी मेंबर्स हैं, उनको क्या फ़ायदा हो सकता है और हिंदुस्तान को क्या इस चीज़ से फ़ायदा जी, हो सकता जी, जी। बिल्कुल आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा फ़खर भाई। ये काफ़ी लोगों ने मुझसे छेड़ा कि अचानक ये सब अचानक क्यों हो गया? है? ओके, देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल में आ गए, तो जो ट्रेड जी, हमारा एफटीए होना था इज़राइल के साथ ऑलमोस्ट डन है। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने हमारा एफटीए अप्रूव कर लिया, ठीक है? जी। यहाँ यूएई के साथ एफटीए हुआ, अब रुपए की बात हो रही है। सऊदी अरब हाँ, डायरेक्ट नहीं आ सकता रुपए ट्रेड करने के लिए क्योंकि अंकल साहब नाराज़ हो जाएँगे। अब सऊदी अरब ने क्या किया, उसने कहा मैं तो जीसीसी के थ्रू आऊँगा। भाई मैं तो 6 कंट्रियों में मैं भी एक हूँ, बल्कि सबसे ओके, बड़ी शक्ति वो सऊदी अरब है। इसीलिए बिल्कुल। जीसीसी ने जो एफटीए का बात ठंडी हो गई थी, जीसीसी ने एक्टिवेट की है। यही तो जियोपॉलिटिक्स का जादू होता है ना, हाँ, ये बिलियर्ड है। ओके, ओके, इस ओके। बॉल को मारता हूँ, वो बॉल जाएगी, तीसरी बॉल हाँ, पे हाँ, निशाना कहीं होता है, और वहाँ से से ये बॉल पड़ती है। तो बिल्कुल, जीसीसी बिल्कुल। ने एक्टिवेट कर दिया। जहाँ जीसीसी एक्टिवेट हुआ, यहाँ कतर ने जाकिर नायक वगैरह को अंदर लाके थोड़ी बहुत गड़बड़ तो कर ली है। देखो सच्ची बात तो ये है। सही, सही। वहाँ वहाँ फतेह एलसीसी सोच रहे हैं यार अभी तो गैस तो मेरे पास भी है, कतर के पास थोड़ी ना है। गैस तो मेरे पास भी है बिल्कुल और नेचुरल मेरा गैस। ट्रेड तो कुछ नहीं $7 बिलियन का, कम से कम मैं 50 तो कर ही सकता हूँ। बिल्कुल। वो तो अपना 50 बिलियन दिख रहा है ना फतेह एलसीसी साहब को कि मैं 7 से 50 तो कर ही सकता हूँ। अब यहाँ कतर वालों को देखना है, इन्हें कतर को हमने 2017 में बेल आउट किया था, आपको याद होगा। वी बेल्ड देम राइट। आउट जब उनके खिलाफ एम्बार्गो लगा था। मिडल ईस्ट में भी एम्बार्गो लगा, बेल्ड देम आउट। पर जी। वही अब लीडर पे डिपेंड करता है फखर भाई, अगर कोई लीडर ऐसा जिसे लगता है यार 50 बिलियन का जाकिर नाइक है तो उसकी कीमत वो अपनी अदावत लगाए। अगर जीसी के साथ अभी जो कंट्रीज का ट्रेड है करीब $154 बिलियन का है, और अगर ये एफटीए होता है तो ये 500 बिलियन जाने की इसकी 20-25 ईयर्स डाउन द लाइन तक वक्त है। जीसीसी में? Huh. It can be go up to ओके। $500 billion because today, if I sum it up, it's around $150 billion. और इसमें और ये एनर्जी जो है मतलब जिस एनर्जी एनर्जी तरह सब सब एलएनजी सब सब है, ऑयल है, ये सारा सारा कुछ सब शामिल है। मिलके एक 154 बिलियन डॉलर का भी ट्रेड है, और 10-20 साल में इसको $500 बिलियन का रोड मैप दिख रहा है। क्योंकि जी, अभी क्या होगा, देखिए सऊदी अरब क्या कर रहा है। एमबीएस ने बोला 2023 में जितनी औरतों पे पाबंदियां लगी है सब खत्म, मुझे हाँ, इकोनॉमी को और खोलनी है, मुझे और इन्वेस्ट करना है। एमबीएस इज सीरियसली लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया क्योंकि इससे बड़ा और पोटेंशियल मार्केट और कोई है नहीं। तो अब यहाँ एफटीए वेफटीए बहुत काम आते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट वो करना चाहेगा रियाल में, अगर एफटीए होगा तो रियाल में इन्वेस्टमेंट कर सकता है ना, अभी तो डॉलर देने पड़ेंगे। या तो हर कोई अपनी अपनी चीज सोच रहा है। तो मैंने जो आपको लास्ट टाइम भी बोला, फिर रो रहा हूँ, द टाइम हुँ, ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज गेटिंग स्लोली स्लोली ओवर। कनेक्टेड हुँ, वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट जो है ना वो धीरे 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 हल्का होगा। विल हैव दिस पॉकेट आइलैंड बेस्ड वर्ल्ड, मतलब ओके। आइलैंडेड वर्ल्ड विल हैव, नॉट कनेक्टेड वर्ल्ड। बिल्कुल सुमित जी, जीसीसी के हवाले से एक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जब इस पे आगे जाके काम शुरू होगा तो यकीनन इसका फ़ायदा होगा और मैं तो ये कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को पहुँच जाना चाहिए जाके एमबीएस के पास और कहना चाहिए कि बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, बस इसी में जो है ना पाकिस्तान को भी कोई शामिल किया जाए। लेकिन ख़ैर एनीवे ये लाइटर नोट पे मैं कर रहा था, इस पे शायद टाइम लगेगा। जी, जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं अच्छा, फकर भाई ये अच्छा। मैं ये कह रहा था कि बस देखिए एमबीएस भी अपना 10-20 साल सोच रहे, ही इज यंग, ही इज टू थिंक सर 20-30 काफ़ी ईयर्स। 30 मैं साल, कहता हूँ काफ़ी दूर की वो सोच रहा है। वो वो जो 30 कुछ साल कर सोच रहा रहे है हैं। अभी, शायद इससे भी आगे कि अभी ही इज़ 34-35 ईयर ओल्ड, तो हाँ, ही इज अभी एटलीस्ट 30 जाके साल है कम से कम वो 30-40 ईयर्स का शायद सोच रहा है या प्लान मेबी लेके चल रहा है। मोर देन दैट। करेक्ट। तो खैर नो डाउट कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो लोग इनसे फ़ायदा उठाएँगे
मेरे ख्याल में उनकी इकोनॉमी के लिए, वो इंडिया की इकोनॉमी हो या बाकी कंट्रीज जो अरब कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, उन सबको इससे फायदा होगा और फायदा उठाना चाहिए। मैं यहाँ पे एंड इस बात पे करूंगा कि सिर्फ सीपैक से जो है ना रोटी नहीं पकती, कुछ और भी करने की ज़रूरत है और दुनिया में और भी बहुत कुछ है। थोड़ा-सा सोचने की, देखने की ज़रूरत है। अगर हम देखेंगे तो नज़र आ जाएगा, अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, जहाँ थ्रेट्स होती हैं वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं। तो सुमित जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जी, मगर भाई सुमित भाई। कहते हैं ना दुनिया में और भी गम है इश्क को लेके, सीपेक से आहा! इतना इश्क मत करो। आय हाय! नहीं, नहीं, बिल्कुल सही, मैंने इसीलिए किया। बहुत शुक्रिया आपका सुमित जी। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय। बाय।